जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पे अपन ने बात की थी और देखा था कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है आइडिया ऑफ नेशन की ग्रोथ में, कैसे नेपोलियन के लाए हुए इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यूरोपियन सोसाइटी को यूनिफाई करते हैं और एक नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू होती है। उस सब पे अपन ने बातचीत की थी, उसका एक बेसिक आइडिया लिया था। आज अपन चैप्टर 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू कर रहे हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई 1815 के बाद वाले यूरोपियन हिस्ट्री की। 1815 में एक बहुत सिग्निफिकेंट बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया जाता है और नेपोलियन के हारने के बाद किस तरह से यूरोपियन हिस्ट्री एक बार फिर से पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, उसकी पूरी कहानी है ये। वो कहानी शुरू कर रहे हैं अपन। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंगली ये चैप्टर शुरू होता है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ में। 1797 में नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया और यहां से शुरुआत होती है नेपोलियनिक वॉर्स की। अगर याद हो तो नेपोलियन पावर के ऊपर आया 1799 में। 1804 में नेपोलियन ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। एम्परर डिक्लेयर कर दिया मतलब डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बार फिर से मोनार्की को रीस्टैब्लिश कर दिया या रीइंस्टेट कर दिया। और नेपोलियन पावर में रहता है 1815 तक। 1814-15 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वाटरलू, और इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया गया। और नेपोलियन के हारने से ही यूरोपियन हिस्ट्री एक बार फिर से पूरी तरह से बदल जाएगी। 1799 से लेके 1815 तक नेपोलियन ने लगभग 70 वॉर्स लड़े, जिन्हें अपन नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं। इनमें से 7 या 8 वॉर से हारा होगा, वो भी अपने लास्ट फेज में। अच्छा, इतनी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप हो गई है कि अपन ये समझ सकें कि नेपोलियन ऑपरेट कैसे कर रहा था। असेंशियली नेपोलियन क्या करता था, आसपास के किंगडम्स को इन्वेड करता था, वहाँ के मोनार्क्स को हराता था और फिर नेशनलिज्म के थ्रू, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू वहाँ की सोसाइटीज़ को, वहाँ के लोगों को यूनिफाई करता था। बट इवेंचुअली था नेपोलियन भी मोनार्क और इसके प्रति लोगों का रिएक्शन भी बड़ा मिक्स था। कुछ लोग बेहद खुश थे और कुछ बहुत परेशान थे, वो अपन ने लास्ट सेशन में देखा था। बट जो लोकल मोनार्क्स थे, जो राजा थे, वो बड़ा परेशान थे इससे। उनको बड़ा था कि यार ये आता है, जीतता है, हमारी टेरिटरी पे कब्जा करता है, फिर अपने हिसाब से शासन कर रहा है। तो उन लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेपोलियन के अगेंस्ट यूनाइट होना शुरू किया। बड़े बड़े किंगडम्स जैसे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, बड़े बड़े किंगडम्स यूनाइट हुए और फाइनली इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन को हराने के बाद इन्होंने एक मीटिंग रखी वियना में, जिसे अपन बोलते हैं वियना कांग्रेस। कांग्रेस का एसेंशियली मतलब होता है मीटिंग। और वियना कांग्रेस में इन राजाओं ने भरपूर कोशिश की कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं, नेपोलियन जो भी बदलाव लेकर आया है, उसको किसी भी तरह से रिवर्स किया जाए और पुराना जो सिस्टम था, जो ओल्ड ऑर्डर था, उसको वापस से इस्टेब्लिश किया जाए। इन्होंने कहा कि भाई मोनार्की को रीस्टेब्लिश किया जाए। कैसे किया जाए, क्या करेंगे ये लोग, वो डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। फ्रांस को इन्होंने पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया और नेशनलिज्म नाम की जो आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने हर संभव कोशिश की। पर इन पढ़े लिखे राजाओं से एक गलती हो गई। वो गलती ये थी कि विचारधारा को, आइडियोलॉजी को कभी मारा नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। और नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। लोग आते हैं, जाते हैं, नेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं, विचार रहता है, विचारधारा रहती है। गांधी चले गए, भगत सिंह चले गए, 23 साल की उम्र में उस आदमी को फांसी दे दी गई, लेकिन शरीर चला गया। भगत सिंह हमेशा रहेंगे, गांधी हमेशा रहेंगे, उनके विचार, उनकी विचारधारा हमेशा रहेगी। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही है कि ऊपर से लेके हायर स्टडीज तक फोकस रट्टाफिकेशन पे है। थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, ये सब करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है। और फिर उसका रिजल्ट है एक ऐसी जनरेशन का क्रिएशन जिसमें से 99%
9 से 5 की ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही होती है। सिर्फ 1% लोग होते हैं जो ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं, जो राजाशाही में एंटर करते हैं। इस 99% खच्चरों की भीड़ से खुद को अलग करने के लिए, उस 1% राजाशाही में एंटर करने के लिए जरूरी है कि थॉट प्रोसेस पे काम किया जाए, आइडियोलॉजीज को समझा जाए। इनकी सबसे बड़ी गलती कि इन्होंने एक पूरी आइडियोलॉजी को खत्म करने की बात की और फिर इस वियना कांग्रेस के अगेंस्ट, इस वियना पीस सेटलमेंट के अगेंस्ट पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशनरीज खड़े हुए और ये लड़ाई 1821 से शुरू हुई और 1900s तक चलेगी, अलग अलग पार्ट्स में यूरोप के में। इसके बीच में इटली यूनिफाई होगा, जर्मनी यूनिफाई होगा, उस सब की कहानी अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। अच्छा, ये चैप्टर शुरू होता है यहां से। अगर मिड 18th सेंचुरी यूरोप का मैप देखा जाए तो आज जो हम मॉडर्न स्टेट्स देखते हैं, मॉडर्न नेशंस देखते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। आज जैसे हम जर्मनी को जानते हैं, इटली को जानते हैं, स्विट्जरलैंड को जानते हैं, वैसे होते ही नहीं थे। ये सब डिवाइडेड थे किंगडम्स में, एम्पायर्स में, डचीज में, कैंटोन्स में, जिनके अपने अपने रूलर्स होते थे और उनकी अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज होती थी। कैंटोन्स होते हैं जिले के बराबर का एरिया, स्विट्जरलैंड में यूज होता है ये टर्म। एक जिले जैसे एरिया पे भी अलग राजा हुआ करता था। कितना फ्रेगमेंटेड, कितना डिवाइडेड होगा यूरोप उस टाइम पे। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. अच्छा, इन autonomous territories के ऊपर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होती थी, राजा होते थे, और इनकी टेरिटरी में बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन रहती थी। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग। इनके बीच में कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमननेस, कोई ऐसा फैक्टर जो इन लोगों को यूनिफाई करे, वो था ही नहीं। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात की गई हैब्सबर्ग एम्पायर की। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था ऑस्ट्रिया और हंगरी पे। ये एम्पायर बहुत छोटे छोटे रीजन्स और बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बना हुआ था। डाइवर्सिटी का आलम यह था कि जैसे अल्पाइन रीजन एक हिस्से में, अल्पाइन रीजन जो कि माउंटेनियस रीजन है, टायरोल में, ऑस्ट्रिया में, सुडेंटलैंड में, बोहेमिया में जो लोग रहते थे वो बोलते थे प्रिडोमिनेंटली जर्मन। ये हैब्सबर्ग एम्पायर के एक हिस्से की बात हो रही है। देखो, टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, यहाँ जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर क्या बोलते थे? जर्मन। अच्छा, जो लोग लोम्बार्ड और विनीशिया में रहते थे वो लोग क्या बोलते थे? इटालियन। जो लोग हंगरी में रहते थे वहां पे तो बड़ी अलग सिचुएशन थी। आधी पॉपुलेशन तो बोलती थी मैगियर और आधी पॉपुलेशन बहुत सारे और रीजनल डायलेक्ट्स यूज करती थी। गलाशिया में लोग बोलते थे पॉलिश। और कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई, इसके अलावा और बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे जो बहुत सारी और भाषाएं, बहुत सारे और कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते थे। देखो आगे, इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड विनीशिया। हंगरी में हाफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियर while other half spoke a variety of dialects. गिलाशिया में एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। और इसके अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, जैसे बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवियंस इन कार्नियोला, क्रोट्स टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। इतना डाइवर्स पॉपुलेशन थी कि इनके बीच में कोई सेंस ऑफ कॉमननेस था ही नहीं, कोई पॉलिटिकल यूनिटी थी नहीं। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी या पॉलिटिकल यूनिटी। जो इकलौता टाइंग फैक्टर था जो इनको बांध के रखता था वो था एलिजियंस टू द एम्परर। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज ग्रुप्स वर टुगेदर वाज द कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। राजा के प्रति समर्पण वो इकलौता टाइंग फैक्टर था। और राजा के प्रति भी समर्पण इनका इसलिए नहीं था कि राजा इनको कोई बहुत राइट्स दे रहा था या इनको कोई फ्रीडम्स दे रहा था। राजा के प्रति भी समर्पण डर से था कि अगर अलग होने की कोशिश करी तो बहुत मारेगा राजा। तो उस डर की वजह से ये लोग एक साथ
रह रहे थे, उस एम्पायर में रह रहे थे। ऐसे डाइवर्स एनवायरनमेंट में जहां पे कोई भी यूनिफाइंग फैक्टर नहीं था, वहां नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ, हाउ डिड नेशनलिज्म ग्रो, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे, उन सब की बात आगे की गई है। देखो, अच्छा, राजाशाही के टाइम पे, पुराने टाइम पे एक जो डोमिनेंट क्लास थी, सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास थी, वो थी एरिस्टोक्रेसी, मतलब रईस लोग। और रईस कौन होता था उस टाइम पे? जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन। अपने भारत में ही कुछ 1-2 जनरेशन पहले चले जाओ, गांव में जिसके पास 200 बीघा जमीन, वो जमींदार, उसकी आव भगत थी। तो ये तो अपन 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो सबसे जो पावरफुल क्लास थी वो थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो पावरफुल क्लास थी पूरे कॉन्टिनेंट में। और पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये जो क्लास थी, इसके जो मेंबर्स थे, दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। चाहे फ्रांस का एरिस्टोक्रेट हो, चाहे इटली का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे प्रूशिया का हो, इन सब की एक कॉमन वे ऑफ लाइफ थी। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि आईएएस चाहे केरला में पोस्टेड हो, चाहे पंजाब में पोस्टेड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हो, वही कॉमन वे ऑफ लाइफ है, राजाशाही ज़िंदगी। ऑफिस जाएगा, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से मिलेगा, कुछ बढ़िया बड़े बड़े काम करेंगे, वही कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनकी भी एक कॉमन वे ऑफ लाइफ थी, जीने का एक कॉमन तरीका था। पैसे वाले थे तो इनकी प्रॉपर्टीज होती थी, दे ओन्ड इस्टेट्स इन द कंट्री साइड और टाउन हाउसेस। अच्छा, ये लोग फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए। डिप्लोमेसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए ये फ्रेंच यूज़ करते थे। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न कि उस टाइम पे फ्रांस बड़ा डोमिनेंट था, नेपोलियन बहुत डोमिनेंट था उस टाइम पे, तो दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। अच्छा, इनकी जो फैमिलीज थी, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब कोई फ्रांस का एरिस्टोक्रेट है और कोई ब्रिटेन का एरिस्टोक्रेट है, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करा दी, तो टाइज ऑफ मैरिज भी हुआ करते थे इनके बीच में। आज भी वही है, तुम कलेक्टर बन जाओ, रैंक लाओ 1, एक रैंक, मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता आ जाएगा, राजाशाही में एंटर कर गए तुम। क्लर्क बन जाओ तुम, रिश्ता छोड़ो, सपने में सोच लोगे ना, बहुत मारेगा मिनिस्टर, चौराहे पे मारेगा। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए राजाशाही में एंटर करने का सबसे आसान तरीका एडुकेशन। इसीलिए तो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी थी, लेकिन ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, ये न्यूमेरिकली बड़ी छोटी सी थी, कम लोग थे। आज भी कम होते हैं ना, रईस लोग कितने से हैं? ज़्यादातर तो आम लोग ही हैं। न्यूमेरिकली ये स्मॉल ग्रुप था। ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी? पीजेंट्स थे। अच्छा, 18th सेंचुरी में यूरोप में एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नए नए इंडस्ट्रीज का बनना शुरू हुआ, लगना शुरू हुआ, और नए इंडस्ट्रीज के लगने की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रीज लगी, मार्केट बढ़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा तो इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग एडुकेट भी होने लगे। एक नई क्लास का इमर्जेंस हुआ, कुछ बिजनेसमैन आए, कुछ प्रोफेशनल्स आए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए। ये नई मिडिल क्लास इमर्ज हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। इसे आगे जाके कमर्शियल क्लास बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कमर्शियल क्लास। और इस क्लास ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एरिस्टोक्रेट्स या एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में। देखो आगे। अच्छा, पहले तो यही कि वेस्ट में जो पीजेंट्री थी, जो पीजेंट्स की पॉपुलेशन थी, वो टेनेंट्स की तरह से काम करती थी या स्मॉल ओनर्स की तरह से काम करती थी। उनको किराए पे लैंड दे दी, कल्टीवेट करवा रहे थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सर्फ्स वाला सिस्टम चलता था। मतलब एक लैंडलॉर्ड को तुम्हें दे दिया गया, अब वो लैंडलॉर्ड एक ज़मीन का कल्टीवेशन करवाएगा तुमसे, जो वो कहेगा तुम वो करोगे, तुम्हारा कोई इंडिविजुअल राइट नहीं, तुम्हारी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं, एक तरह से तुम उस लैंडलॉर्ड के स्लेव हो। वो था सर्फ्स वाला सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? इंडस्ट्रीज़ का लगना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आना हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हुई। इनकम बढ़ने की वजह से लोग एडुकेट होने लगे। एडुकेशन की वजह से लोगों को समझ में आने लगा कि क्या चाहिए।
और वैसे भी नॉर्मली भी ना कि सबसे डोमिनेंट ग्रुप कौन सा था? एरिस्टोक्रेसी। अब एक ऐसा न्यू क्लास इमर्ज हो रही है जिसके पास में पैसा है। अब जिस आदमी के पास में पैसा आ गया वो आंख बंद करके थोड़ी मान लेगा जो एरिस्टोक्रेसी कहेगी। वो तो अब सवाल करेगा, वो तो अपने फ्रीडम की बात करेगा, क्योंकि अब वो भी उसी लेवल पे बराबर आता जा रहा है ना। तो इस क्लास ने बहुत सिग्निफिकेंटली एरिस्टोक्रेसी के साथ के अगेंस्ट में काम किया। आम जिंदगी में भी देखो ना, बच्चे को बिस्किट खाना है, मम्मी से 5 रुपए चाहिए, रोएगा, बार बार बोलेगा, मम्मी मना कर देगी, रोता रहेगा। एक दिन कोई रिश्तेदार आया, 10 रुपए दे के चला गया, मम्मी को एक बार आंख दिखा के पूछेगा, बोला बिस्किट खाने चलोगी क्या मार्केट तक, दुकान तक? मम्मी ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे, अकेला भाग जाएगा, बैठे रहो। पैसा आता है तो आदमी थोड़ा चौड़ता है ना। तो अब ये जो न्यू क्लास है, ये जो कमर्शियल क्लास है, ये एरिस्टोक्रेसी को टक्कर देने लगी। इन द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, टाउन्स बढ़े, इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, एक नई क्लास आई कमर्शियल क्लास, हुज एग्जिस्टेंस, इस कमर्शियल क्लास का एग्जिस्टेंस किस चीज़ पे बेस्ड था? प्रोडक्शन पे, फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ इंग्लैंड में, फिर बाद में जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह में भी एंटर करता है। ये जो न्यू सोशल ग्रुप था, ये जो नई कमर्शियल क्लास थी, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसमें बिजनेसमैन थे, इसमें प्रोफेशनल्स थे, ये पूरी एक वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन थी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल 19वीं सेंचुरी। 19वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा नंबर नहीं था इनका, उसके बाद इन्होंने बढ़ना शुरू किया। ये थोड़े एडुकेट हुए तो इनको समझ में आया कि लिबरलिज्म नाम की कोई चीज़ होती है, फ्रीडम नाम की कोई चीज़ होती है। तो इस एडुकेटेड क्लास को बोला गया लिबरल मिडिल क्लास, और ये लिबरल मिडिल क्लास ने कहा कि नेशनल यूनिटी का एक आइडिया उसको प्रमोट करो। नेशनल यूनिटी की बात की इन्होंने, और इन्होंने बोला कि अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है इसको जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं इनको भी ख़त्म किया जाए, हम भी बराबर के लोग हैं, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमें भी बराबर राइट्स दो। ये सब इन्होंने बोलना शुरू किया। अच्छा, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख गए थे, अब ये लिबरलिज्म की बात करने लगे थे, फ्रीडम की बात करने लगे थे, तो एक फैक्टर तो क्या था जिसने कंट्रीब्यूट किया? इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास, न्यू सोशल क्लास या फिर न्यू कमर्शियल क्लास। दूसरा, अब ये जब क्लास पढ़ लिख गई तो ये लिबरलिज्म की बात करने लगी, और इवेंचुअली इन्होंने बात करना शुरू किया लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। अभी लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 18th सेंचुरी यूरोप वॉज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि पढ़े लिखे लोग बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से। अब लिबरलिज्म कहाँ से आया? ये आया एक लैटिन रूट से लिबरल, और लिबर, और लिबर का मीनिंग होता है फ्री। अब इन्होंने दो तरीके के राइट्स डिमांड किए, एक तो पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किए और दूसरा इन्होंने इकोनॉमिक राइट्स डिमांड किए। पॉलिटिकल राइट्स में इन्होंने क्या कहा? फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, आज़ादी मिलनी चाहिए भैया इंडिविजुअल्स को, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कोई क्लासेस का डिवीजन नहीं होगा, कोई एरिस्टोक्रेट नहीं, कोई कॉमन मैन नहीं, सबको लॉ के सामने बराबर ट्रीट किया जाए। इन्होंने बोला इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, रजामंदी से गवर्नमेंट बननी चाहिए, मोनार्की वगैरह नहीं चलेगी, राजाशाही नहीं चलेगी। सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ये जो राजाशाही है इसको ख़त्म किया जाए, क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो हैं, अरिस्टोक्रेसी वगैरह को जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट लाई जाए। एक चीज़ और बोली इन्होंने बोला इनवायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, या राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी इन्होंने डिमांड रखी। बट पॉलिटिकल स्फीयर में भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को पॉलिटिकल राइट्स मिले या हर किसी के पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड इन लोगों ने रखी, लिबरल लोगों ने रखी, उसमें भी बहुत सारे लोग रह गए। Yet equality before law did not necessarily stand for universal suffrage. यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं कर रहे थे, राइट टू वोट सबको मिले इसकी बात नहीं कर रहे थे ये। फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1791 में नेशनल असेंबली ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, 9th की एनसीईआरटी में ये, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट मिला सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को, विमेन को और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को वोट, राइट टू वोट नहीं मिला।
फिर एक ब्रीफ पीरियड के लिए जब जैकोबिन्स आए पावर में तो सभी मैन को मिला, ऑल मैन को मिला, विमेन को तब भी नहीं मिला। फिर जब नेपोलियनिक कोड आया तो वापस से लिमिटेड सफरेज या लिमिटेड वोटिंग राइट दिया गया। देख रहे हो कि पॉलिटिकल डिमांड्स में भी हर ग्रुप की पॉलिटिकल डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम पे, which marks the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to propertied owning man। सिर्फ propertied owning man को right to vote मिला, right to elect मिला। Man without property and women were excluded from political rights। इनको कोई political rights नहीं मिले। जैकोबिन्स के टाइम पे जरूर सारे अडल्ट मेल्स को मिला सफरेज, विमेन को तब भी नहीं मिला। नेपोलियन ने वापस से लिमिटेड सफरेज कर दिया। विमेन को तो फ्रांस में 1946 में मिला है राइट टू वोट। कहने का मतलब कि ये जो नेशन है, नेशनलिज्म है, नेशन बिल्डिंग है, ये एक दिन में या एक झटके में नहीं हो गई है। इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और अलग अलग ग्रुप्स ने अपने अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी है। एक ग्रुप अपने के लिए लड़ रहा था तो किसी दूसरे को छोड़ दे रहा था, फिर वो दूसरा अपने लिए खड़ा हुआ है, तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बावजूद भी आज भी पूरी तरह से हम पहुँच नहीं पाए जहाँ पहुँचना है। देखो इंडिया में ही देखो, औरतों की कंडीशन किताबों में बढ़िया दिखती हो, लेकिन रियलिटी तुम्हें पता है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, कितना फ्रीडम है उनको तुम्हारे कंपैरिजन में दिखता होगा तुम्हें, नोटिस करो। ये नई जनरेशन को इस चीज़ पे काम करना चाहिए और स्पेशली लड़कियों को करना चाहिए। जिन लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, खुद को इतना अच्छे से एडुकेट करो, इतना बड़े बनो कि ये मैन सोसाइटी तुम्हारे पीछे घूमे। तुम क्यों घूम रहे हो इसके पीछे पीछे? तुम्हारी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी हो, क्यों तुम किसी भाई के नाम से या किसी हस्बैंड के नाम से जानी जाओ? तो थ्रू आउट द 19th एंड द 20th सेंचुरी, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड की। ये तो था पॉलिटिकल डिमांड्स इनकी कुछ इकोनॉमिक डिमांड्स भी थी। इकोनॉमिक स्फीयर में भी लिबरल्स ने कुछ डिमांड्स रखी। इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थी इनकी? इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि भैया मार्केट्स को फ्री करो, मार्केट में कुछ भी बेचें, कुछ भी खरीदें, उसकी आज़ादी दो। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि जो राजाशाही, जो स्टेट जो रुकावटें इम्पोज कर रही है, जो ऑब्स्टिकल्स लगा रही है, उनको हटाया जाए, उनको अबॉलिश किया जाए और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल को आज़ाद किया जाए, फ्री किया जाए। ये 19th सेंचुरी की जो भी मिडिल क्लास थी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी और उसका रीज़न भी था। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी में जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, 19th सेंचुरी की बात करें तो जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, स्पेशली बात करें तो नेपोलियन ने एक कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का। अपन ने पहले भी बात करी है, जिसे अपन ने राइन कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना है या फिर जर्मन कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं अपन। इसमें 39 स्टेट्स थी। नेपोलियन ने तो कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस की, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना के बाद नेपोलियन ने जो भी बदलाव लाए थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर दिया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस 39 स्टेट्स में, इस पूरी कॉन्फेडरेशन में सब स्टेट्स की अपनी करेंसी अलग, अपने वेट्स एंड मेजर्स अलग। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कोई मर्चेंट है, कोई काम करने वाला आदमी है, वो अगर 1833 में हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग तक ट्रेवल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पास करना पड़ता था, 11 कस्टम बैरियर्स। और जहाँ हर पे उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी 5%, और ये कस्टम ड्यूटी वॉज ऑफन डिवाइड लगाई जाती थी अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड। और वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड अपने अपने स्टेट के हिसाब से हुआ करता था, अलग अलग हुआ करता था। अलग अलग होने की वजह से ये क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कपड़े को मेज़र करना है, कपड़े को कैसे मेज़र किया जाता था, किस यूनिट में मेज़र किया जाता था, येल में। इंपॉर्टेंट है ये। अब कपड़े को कोई मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, तो इस एक येल की मेजरमेंट में कितना डिफरेंस था वो देखो कि फ्रैंकफर्ट में एक येल हुआ करता था 54.7 सेंटीमीटर का, मेंस में यही हुआ करता था 55.1 सेंटीमीटर का,
न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर का और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का। इमेजिन करो आज अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हर जगह पर अलग लेंथ का कपड़ा मिले, कितनी दिक्कतें होंगी, कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स पॉसिबल हो पाएगा। तो इसकी वजह से इन कंडीशंस को एक ऑब्स्टिकल की तरह से, रुकावट की तरह से देखा गया इकोनॉमिक एक्सचेंज में और ग्रोथ में। ट्रेड एंड कॉमर्स में सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास। और इस न्यू कमर्शियल क्लास ने क्या आर्ग्यू किया, इन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट करो। अपन ने पहले भी बात की इस पे कि नेशनलिज्म और एक नेशन की ग्रोथ के लिए, एक यूनिफिकेशन के लिए, लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन का होना बेहद ज़रूरी है। फाइनली इस कमर्शियल क्लास की आवाज़ सुनी गई और 1834 में एक बेहद इंपॉर्टेंट कस्टम यूनियन बनी ज़ोल्वरीन, बहुत इंपॉर्टेंट। ज़ोल्वरीन बनाई गई प्रूशिया के इनिशिएटिव पे, बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया और इस कस्टम यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश किया, जो टैक्सेस लगते थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, उनको अबॉलिश किया। और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी जो कि इन 39 स्टेट्स में 30 से ज़्यादा हुआ करती थी, उनको रिड्यूस करके सिर्फ 2 कर दिया गया। थोड़ा इजी हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा इजी हुआ। इस कस्टम यूनियन के बाद सबसे जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ग्रोथ में, वो था नेटवर्क ऑफ रेलवेज का आना। अब रेलवेज आ गई तो रेलवेज की वजह से क्या हुआ, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तक बल्क में ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीप और बहुत फास्ट हो गया। इसकी वजह से क्या है, मोबिलिटी इंक्रीज हुई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी हार्नेस हुआ। और हम बात ही कर रहे हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म जब होगा, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जब होगा, तो फिर एक वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी डेवलप होगा। ये सब हुआ लिबरल नेशनलिज्म के कारण। लिबरल नेशनलिज्म ने पॉलिटिकल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल डिमांड्स भी रखी, इकोनॉमिक डिमांड्स भी रखी। अब देखो आगे 1815 के बाद जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया तो वियना कांग्रेस हुई, वहाँ बड़े बड़े राजा लोग मिले और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जो ओल्ड ऑर्डर था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो सिस्टम चल रहा था, नेपोलियन से पहले जो सिस्टम चल रहा था, उसको किसी भी तरह से रीस्टैब्लिश किया जाए, उसको वापस लाया जाए। और इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब कि जो बदलाव नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि सिस्टम जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और अगर बदलाव हो भी तो बड़ा स्लोली हो, एकदम से ना हो जाए। कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. अच्छा, following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. ये conservatism से driven थे। Conservatives किस चीज़ में believe करते थे? वो believe करते थे established traditional institutions में। जैसे मोनार्की, राजाशाही होनी चाहिए, राजाशाही बनी रहनी चाहिए, चर्च होनी चाहिए, सोशल हायरार्की जैसे चल रही थी, एरिस्टोक्रेसी, कॉमन मैन, वो सब होना चाहिए, प्रॉपर्टी वाला, फैमिली वाला कॉन्सेप्ट जैसे चल रहा था, वो सब वैसे ही प्रिजर्व्ड रहना चाहिए। हालांकि कंजर्वेटिव्स ये जरूर समझ गए थे कि जो प्री रिवॉल्यूशन सोसाइटी थी वहां वापस नहीं जाया जा सकता। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। उसका भी बड़ा सिंपल रीजन था। दो ये पॉलिटिकली कंजर्वेटिव थे, ये चाहते थे कि राजाशाही स्टैब्लिश हो, मोनार्की स्टैब्लिश हो, चर्च स्टैब्लिश हो, लेकिन इनको ये समझ में आ गया था कि जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नेपोलियन लेकर आया है उनसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी मोनार्की, उनसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। असेंशियली नेपोलियन भी तो मोनार्की था। अगर एक बढ़िया मॉडर्न आर्मी होगी तो लोगों पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, बढ़िया आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होंगे तो बढ़िया से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िया चलेगा तो लोग जुड़े रहेंगे थोड़ा मोनार्की से। तो इन लोगों ने जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आया नेपोलियन, उनको बदलने की बात नहीं की। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। और इसीलिए इसको बोला गया न्यू कंजर्वेटिज्म, कि ये पूरी तरह से ओल्ड कंजर्वेटिज्म पे नहीं जा रहे थे, पूरी तरह से ओल्ड मेथड्स पे नहीं जा रहे थे। कुछ
जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था उसको अडेप्ट भी कर रहे थे। इट वुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग, इनका ये बिलीव था। कैसे? मॉडर्न आर्मी होगी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, डायनामिक इकोनॉमी होगी, भाई ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िया चलेगा तो लोग थोड़ा खुश रहेंगे। ये जो फ्यूडलिज्म है, ये जो सर्वडम है, इसको जो अबॉलिश किया गया है, ये सारे फैक्टर्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप को। तो ये लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे। और अब शुरू होती है इंपॉर्टेंट कहानी कि 1815 में यूरोपियन पावर्स मिली, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब जब कलेक्टिवली डिफीट कर देते हैं नेपोलियन को, तो ये मिले वियना में। वियना में ये मिले टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, के यूरोप को अब किस तरह से शेप करना है उसके लिए बैठे। इस वियना की मीटिंग को होस्ट किया ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। चांसलर एक तरह से पीएम के बराबर का होता है, तो ड्यूक मेटरनिक ने इस वियना कांग्रेस को होस्ट किया। और इस वियना कांग्रेस का आउटकम था ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। और इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या था वो मैं बता ही रहा हूँ तुम्हें, कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो नेपोलियन चेंजेस लाया था, उन चेंजेस को रिवर्स किया जाए। ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। कैसे इन्होंने ये चेंजेस को रिवर्स किया? पहले तो फ्रांस में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, बर्बन डायनेस्टी, लुइस 16 की डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे उखाड़ के फेंका गया था। उस बर्बन डायनेस्टी को इन्होंने वापस से रिस्टोर कर दिया, वापस से पावर पे ले आए। फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर जो भी टेरिटरीज जीती थी उन सबको वापस ले लिया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अच्छा, इन्होंने फ्रांस को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश करी, फ्रांस के आसपास के एरियाज में स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स को स्टेब्लिश करने की कोशिश करी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि फ्रांस फ्यूचर में बढ़े ना, एक्सपेंड ना हो, उसके लिए पूरी तरह से इसको कवर कर लिया गया। जैसे नीदरलैंड का जो किंगडम था, जिसमें बेल्जियम भी आता था, हालांकि 1830 में बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट नेशन भी बन जाएगा, इस किंगडम ऑफ नीदरलैंड को नॉर्थ में स्टैब्लिश कर दिया गया। जिनेवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इटली में एक जगह, उसको साउथ में स्टैब्लिश कर दिया गया। देखो चारों तरफ से घेरेंगे, ये फ्रांस है, नॉर्थ में तो नीदरलैंड, साउथ में इन्होंने पीडमोंट कर दिया। प्रूशिया जो बाद में जर्मनी बनेगा, उसको वेस्टर्न फ्रंटियर्स की कुछ टेरिटरीज दे दी गई। प्रूशिया को क्या दे दिया गया? न्यू टेरिटरीज वर गिवन ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, यहाँ इटली है, इटली का कंट्रोल किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। अच्छा, नेपोलियन ने एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट्स की, कई बार बात की इसके बारे में अपन ने, उसको इन्होंने नहीं छेड़ा। फ्रांस के अंदर एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की, उसको इन्होंने नहीं छेड़ा, बट उसका कंट्रोल इन्होंने किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की इन्होंने फ्रांस को। ईस्ट में रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड इस साइड में, तो पोलैंड किसको दे दिया गया? रशिया को, पोलैंड का कुछ हिस्सा, और प्रूशिया को सैक्सोनी का भी हिस्सा दे दिया गया। बेसिकली इनका इंटेंशन क्या था? कि इनका इंटेंशन था वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की, राजाशाही को वापस लाया जाए, दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने हटाई थी, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। देखो मैप, 1815 के बाद के यूरोप की बात हो रही है। ये फ्रांस था, इधर वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे प्रूशिया को दे दी गई पावर, इधर नीदरलैंड को बिठा दिया गया, इधर फिर ऑस्ट्रिया इटली को बिठा दिया गया, इधर ऑस्ट्रिया पहले से था, और फिर ये पोलैंड वाला जो रीजन है, प्रूशिया तो है ही, पोलैंड का कुछ रीजन रशियन एम्पायर को दे दिया गया। तो पूरी तरह से इन्होंने क्या है, फ्रांस को आइसोलेट करने की कोशिश की कि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपेंड करने की हिम्मत भी ना करे। अच्छा, कंजर्वेटिव रिजीम्स जो 1815 के बाद आए वो ऑटोक्रेटिक थे, राजाशाही थे, राजा जो कहेगा वो शासन होगा, वैसा वाला रिजीम वापस से आ गया था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, डिसेंट नहीं कर सकता था। और अगर कोई कुछ भी बोलता था, कोई भी अगर उनकी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता था, तो उसको उड़ा देते थे लोग, उसको जेल में डाल देते थे लोग। सेंसरशिप लॉज लगाए गए, नेपोलियन के टाइम पे भी सेंसरशिप लॉज थे, लेकिन इतने रिप्रेसिव नहीं थे। थोड़ी बहुत आज़ादी थी न्यूज़पेपर्स में लिखने की, किताबों में लिखने की, गाना गाने की, सॉन्ग्स की,
लेकिन इन्होंने पूरी तरह से न्यूज़पेपर्स में क्या कहा जाएगा, बुक्स में क्या कहा जाएगा, कैसे प्लेस किए जाएंगे, कैसे सॉन्ग्स लिखे जाएंगे, उनको सेंसरशिप की, उनको कंट्रोल किया। कोई भी अगर आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम की बात करता था तो उसको उड़ा देते थे ये लोग। पर नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसकी कुछ यादें थी, और उन मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, उन मेमोरीज ने लिबरल्स को इंस्पायर करता रहा। इट कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। जो लिबरल लोग थे वो आज भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज के साथ में जी रहे थे, और उससे उनको इंस्पिरेशन मिल रही थी इस कंजर्वेटिव रिजीम के खिलाफ लड़ने की। और एक जो सबसे मेजर डिमांड थी लिबरल नेशनलिस्ट की उस टाइम पे, वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि भैया न्यूज़पेपर में क्या लिखना है, पढ़ना है, उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रीडम स्ट्रगल में, रिवॉल्यूशंस में, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू विचारों का आदान प्रदान ईजी हो जाता है। लोग कह पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि दुनिया में, देश में क्या चल रहा है। अच्छा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है क्लब ऑफ थिंकर्स का, 1820 में बना हुआ है ये। अच्छा, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें ये दिखाया गया कि कितना कंजर्वेटिव रिजीम था, कितनी बुरी तरह से रिप्रेस कर रहा था, कितनी ज़्यादा सेंसरशिप थी, वो इस इमेज में बात की गई। ये जो कैरिकेचर का पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ इन्होंने लिखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग। आज की मीटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। ये सरकेज़म है कि भैया बोलना लिखना तो छोड़ दो, सोचने की आज़ादी कितने दिन तक है उसका पता नहीं है। कंजर्वेटिव रिजीम का कोई भरोसा नहीं कि कल को सोचने भी ना दे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकेज़म है ये। और इस साइड में कुछ रूल्स दिए इन्होंने कि इस मीटिंग के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या था कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी, कि पहला तो साइलेंस, बोलना नहीं है कुछ भी। और दूसरा कि टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मे सकम टू टेम्पटेशन ऑफ स्पीच। अगर किसी की बहुत दिल में इच्छा हो स्पीच की, बोलने की, तो उनको मजल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंट्री पर ही, मास्क टाइप के, ये मुंह पे जो बंधे हुए हैं। बोलना नहीं है भाई, ये भी सरकेज़म है। सरकेज़म इसलिए कि आज़ादी नहीं है बोलने की। कंजर्वेटिव रिजीम इतना बुरी तरह से रिप्रेस कर रहा है इन लोगों को, इतना बुरी तरह से दबा रहा है इन लोगों को। अच्छा, दबाने की कोशिश बेहद की गई, लेकिन रिवॉल्यूशनरीज थे, लिबरल लोग थे जो चाहते थे कि यार ये वापस से ओल्ड ऑर्डर नहीं आना चाहिए, जो पहले चल रहा था वो नहीं चलना चाहिए, नया नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। तो जगह जगह पे रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे कारनामे किए, बहुत सारे रिवोल्ट्स किए। लेकिन 1815 के इमीडिएट बाद तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, बिकॉज एक बहुत कंजर्वेटिव रिजीम था जो कि रिप्रेस कर रहा था, जेल में डाल रहा था, मार रहा था, तो छुप गए लोग। और छुप के इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज़ मतलब अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, जिनका कि राजा को, गवर्नमेंट्स को पता नहीं होता। और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ ने नेशनलिज्म का और जो आइडिया था लिबर्टी का, उसको स्प्रेड करने का काम किया। रिवॉल्यूशनरीज का मेन एम क्या था, इनका मेन कमिटमेंट क्या था? टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म, ऑटोक्रेसी को, मोनार्क्स को अपोज करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना। रिवॉल्यूशनरीज बिलीव करते थे कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स बहुत असेंशियल है फ्रीडम के लिए। एक बेहद इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी की बात की गई, इटली के रिवॉल्यूशनरी थे गिसेपी मजीनी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन भी इसलिए किया गया इनको क्योंकि इंडियन रिवॉल्यूशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है। ये पैदा हुए जिनेवा में 1807 में। जिनेवा अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आ रहे हैं अपन, जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई तो इसको पीडमोंट में मिला के साउथ साइड में स्टैब्लिश कर दिया गया था। अच्छा, मजीनी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी के मेंबर बन गए। 1830s के आसपास से रिवॉल्यूशनरीज ज़्यादा एक्टिव हुए। 24 साल की उम्र में ही मजीनी को एग्जाइल में भेज दिया गया, बिकॉज इन्होंने 1831 में एक रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट किया था लिगुरिया में और इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। लेकिन यह आदमी कहाँ शांत बैठने वाला था। आइडियोलॉजिकल आदमी, बड़े सपने देखने वाला आदमी, विचारधारा वाला आदमी शांत नहीं बैठता, उसको चाहिए कि बदलाव आए। तो उन्होंने 2 सोसाइटीज़ बनाई बहुत इंपॉर्टेंट, एक यंग इटली बनाई
जिसमें कि इटली के यंग लोग हिस्सा बने, और एक बना यंग यूरोप, जिसमें पूरे यूरोप के यंग लोग, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट के लोग हिस्सा बने, और वहाँ पे इन्होंने आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, उस सब की बातचीत की। इंडिया में भी मजनी ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। 1904 में हमारे यहाँ एक सीक्रेट सोसाइटी बनी, अभिनव भारत। अभिनव भारत के फाउंडिंग फादर थे वीडी सावरकर। आजकल इनका नाम आप बहुत सुनते होंगे न्यूज़ में। वीडी सावरकर मजनी से इंस्पायर्ड थे। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय मजनी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो इंडियन रिवॉल्यूशन में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजनी से इंस्पायर्ड रहे, और मजनी बिलीव करते थे दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि नेशंस जो हैं वो इंसान के नेचुरल यूनिट्स हैं। राजाशाही नहीं होनी चाहिए, किंगडम्स नहीं होने चाहिए, ये जो पैचवर्क है स्मॉल स्टेट्स का और किंगडम्स का, ये डिसकंटिन्यू होना चाहिए। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। एक यूनिफाइड रिपब्लिक में, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में एक नेशन के तौर पे इनको क्रिएशन करना चाहिए, नेशंस बनने चाहिए, ऐसा मजनी बिलीव करते थे। और दिस यूनिफिकेशन अलोन, ये जो यूनिफिकेशन है, सिर्फ यही एक बेसिस हो सकता है इटालियन लिबर्टी का, इटालियन फ्रीडम का। और इस मॉडल को पूरे यूरोप में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सोसाइटीज़ ने फॉलो किया, और बहुत सारे सोसाइटीज़ बने जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। अच्छा, मजनी बहुत अग्रेसिवली अपोज करते थे मोनार्की को, राजाशाही को। इनका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को क्रिएट करना, ऐसे रिपब्लिक्स जो कि डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, इसने मजनी के बारे में कहा कि मजनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। भाई मेटरनिक कंजर्वेटिव रिजीम से था, और मजनी जो है कंजर्वेटिव रिजीम के अगेंस्ट में थे। तो मेटरनिक ने कहा कि मजनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये इमेज है गिसिपी मजनी की, जब इन्होंने यंग यूरोप फाउंड किया 1833 में। अच्छा, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 1830 से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होंगी, उसकी बातचीत होगी। फिर जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन की बातचीत होगी, उस सब पे आगे बात करेंगे। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।